Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 10 in the Employees State Insurance Act 1948. तो इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 7 है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का, तो इस चैप्टर में हम जो पेनाल्टीज है ना वो उससे यहाँ पे डील करने वाले। सबसे पहले सेक्शन नंबर 84 है ना, पनिशमेंट फॉर दी फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा सेक्शन नंबर 84 में। उसके बाद 85 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो क्या पनिशमेंट है। 85A एनहांस पनिशमेंट के बारे में बात करता है। 85B जो है पावर टू रिकवर डैमेजेस। 85C पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स। 86 जो है यहाँ पे बात कर रहा है प्रोसिक्यूशन एंड 86A क्या बात कर रहा है ऑफेंसेस बाय दी कंपनीज। ओके देखो 85 84 क्या बात कर रहा है यहाँ पे पनिशमेंट फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑफेंस डिस्क्रिप्शन क्या है, मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस। जो नीचे दिए हुए हैं ना, आपने इस फॉलोइंग पर्पजेस के लिए अगर आपने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो आपको ऑफेंस आपने किया है ऐसे कंसिडर करके आपके ऊपर पनिशमेंट लगा दी जाएगी। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट एम्ड एट द मॉनेटरी और बेनिफिट गेन्स और अवॉइडेंस ऑफ द पेमेंट। तो इसके बाद जो मतलब ये एग्जाम्पल है, उसके बाद जो है पर्पजेस कवर्ड, कौन कौन से पर्पजेस है यहाँ पे कवर्ड है जो कि आपने यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। तो कॉजिंग एन इंक्रीज इन द पेमेंट और बेनिफिट अंडर दिस एक्ट के लिए आपने क्या किया, फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। मोर एंड मोर बेनिफिट लेने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। कॉजिंग एनी पेमेंट और बेनिफिट टू बी मेड वेयर नो पेमेंट और बेनिफिट इज ऑथराइज्ड। जहाँ पे कोई बेनिफिट ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे पेमेंट ले रहे हैं, मतलब क्लेमिंग बेनिफिट व्हेन नॉट एलिजिबल। अपन एलिजिबल नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस पैसे ले रहे हैं। उसके बाद अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय वन सेल्फ अंडर द एक्ट। तो अवॉइडिंग पे एनी पेमेंट, यहाँ पे अवॉइडिंग कंट्रीब्यूशन पेमेंट आप किसी से नहीं ले रहे तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है। एनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट। अनेबलिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच जो पेमेंट है उसको एनेबल कर रहा है। हेल्पिंग समवन एल्स अवॉइड टू अवॉइड द पेमेंट, पेमेंट अवॉइड करने के लिए आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। मेंटल एलिमेंट क्या है, अब द फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी मेड नोइंगली। फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी नोन, यहाँ पे मस्ट बी मेड नोइंगली मतलब जो भी आपने फॉल्स स्टेटमेंट किया है ना वो इंटेंशनली किया है, जानबूझकर किया है। ऐसे कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि आपको पता नहीं है, अननोइंगली नहीं है ये। एक्सीडेंटली मिस्टेक और एरर्स आर एक्सक्लूडेड, इंटेंशनल डिसेप्शन इज पिनलाइज्ड। उसके बाद पनिशमेंट क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट क्या दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लग सकते हैं। ये जो है ना, आपने फॉल्स स्टेटमेंट किया है, अवॉइड करने के लिए बोला है, आपको ऑथराइज नहीं है फिर भी पेमेंट लिया है, ऐसे किया है तो आपके ऊपर 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट लग सकता है, फाइन अप टू 2000 रुपीज़ एंड बोथ यहाँ पे लग सकता है। अब देखो एडिशनल प्रोविजन क्या है, यहाँ पे जो प्रोविजो दिया है, इफ एन इंश्योर्ड पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे इन अंडर दिस सेक्शन मतलब इस सेक्शन में सेक्शन नंबर 84 में क्या हुआ, यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन को यहाँ पे कन्विक्शन हुआ। देन अंडर दिस सेक्शन ही और शी shall be disqualified from the receiving any cash benefit under the act for the prescribed period by the central government। अगर आपने यहाँ पे कोई भी जानबूझकर झूठ बोलकर कोई भी यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे बेनिफिट लिया है तो इंश्योर्ड पर्सन ने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्विक्टेड है फॉर अंडर दिस सेक्शन, देन यहाँ पे ही और शी इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द रिसीविंग एनी कैश फ्रॉम दिस एक्ट से कोई भी आप बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि आप ले लो, आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर इज कॉन्विक्टेड ऑफ द फ्रॉड लॉसेस,
एलिजिबिलिटी फॉर द बेनिफिट्स फॉर द सर्टन टाइम एज डिटरेंट। तो डिटरेंट होने के बाद मतलब जेल होने के बाद कुछ टाइम पीरियड तक उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद कब वो क्वालिफाई हो जाएगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करके प्रिस्क्राइब करेगी। अब देखो उसके बाद क्या है, पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू पे कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। अब पनिशमेंट क्या होगा अगर आपने फेल्योर टू पे अपने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया है तो एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे क्या है, फेल्योर टू पे द कंट्रीब्यूशन, फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन लायबल टू पेड अंडर दिस एक्ट। अगर आपने यहाँ पे कोई भी फेल टू पे दी एनी कंट्रीब्यूशन, आपने यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ पे लायबल होंगे। एम्प्लॉयर डज नॉट पे ESI, जो ESI हमने कंट्रीब्यूशन देखा था ना 3.25% जो है ना एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉयर को देना होता है, एंड जो रिमेनिंग 0.75% रहता है ना वो एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो दोनों मिला के जो कारपोरेशन है ना उसको क्या भेज देते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, जो मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट करते हैं। तो अगर ये एम्प्लॉयर जो है ना 3.25% जो है यहाँ पे नहीं पे कर रहा है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पनिशमेंट लगेगी टू फेल्योर पे दी कंट्रीब्यूशन। डिडक्शन और अटेम्प्ट्स टू डिडक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज वेजेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिडक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस, आपने क्या किया है एम्प्लॉय के वेजेस में, देखो एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉयर इलीगली डिडक्ट employer illegally deducts employer's share from the employee's salary। मतलब 3.25% है ना एम्प्लॉयर देगा ना, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है यहाँ पे 1.25% खुद दे रहा है, एंड जो 2% रह रहा है ना बाकी का वो एम्प्लॉय के वेजेस में से काट ले रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे इलीगली डिडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद सी में क्या बोला है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 72। अगर सेक्शन 72 यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, सेक्शन 72 क्या बात कर रहा है, तो सेक्शन 72 में दिया है ना, एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, एम्प्लॉयर यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकता वेजेस। तो यहाँ पे जो है ना रिड्यूसेस वेजेस और एनी प्रिविलेजेस बेनिफिट एडमिसिबल टू एम्प्लॉय। उसके बाद जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73 में यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है ना, तो 73 में क्या बोला है, एम्प्लॉयर नॉट टू डिसमिस और पनिश नहीं कर सकता ड्यूरिंग दी सिकनेस, मैटरनिटी बेनिफिट और मैटरनिटी लीव एंड डिसेबलमेंट में वो क्या नहीं कर सकता, डिसमिस नहीं कर सकता, डिस्चार्ज नहीं कर सकता और वेजेस रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ऐसे कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इफ़ फेल्स टू और रिफ्यूज टू सबमिट एनी रिटर्न्स, यहाँ पे फेल हो रहा है, रिड्यूस यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो नहीं यहाँ पे रिटर्न्स भरेगा, तो यहाँ पे उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद जो है ना, तो क्या बोला है, ऑब्स्ट्रक्ट, इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि ऑफ दी कॉरपोरेशन इन द डिस्चार्ज ड्यूटी वो फॉलो कर रहा है लेकिन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो भी यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन और नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस फॉर विच दी नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड, स्पेसिफिक पेनाल्टी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की गई है। तो उसके बाद जो है पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस, देखो ओके सॉरी, यहाँ पे जो पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस जो दिया है ना, ऑफेंसेस अंडर द क्लॉज ए में जो है, ऑफेंसेस अंडर क्लॉज ए में जो है ना, सबसे पहले क्लॉज ए देखो, क्लॉज ए में क्या बोला था, फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन लायबल टू पेड अंडर दिस एक्ट। अगर फॉल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन अगर नहीं दे रहा है तो मिनिमम यहाँ पे जो है 1 ईयर पनिश यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा, एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एंड जो फाइन है यहाँ पे 10,000 रुपीज़, मतलब एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेस प्लस 10,000 रुपीज़ फाइन लगेगा। मिनिमम 6 मंथ होगा, इम्प्रिजनमेंट इन दी एनी अदर केस प्लस फाइन रुपीज़ 5,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। इन इफ कोर्ट में इम्पोज लेसर सेंटेंस, यहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या कर सकता है, लेसर पनिशमेंट दे सकता है। उसके बाद जो ऑफेंस अंडर रीजन मेंशन करना पड़ेगा कोर्ट को भी। ऑफेंसेस अंडर क्लॉज B2G जो है ना, B2G हमने देखा कि रिटर्न्स जो है नहीं फाइल कर रहा है, इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इस केसेस में 1 ईयर और अप टू 4,000 तक का जो है यहाँ पे फाइन लगेगा। अब देखो इजी टेबल है यहाँ पे याद रखने के लिए। सबसे पहले फेल्योर टू पे द एम्प्लॉयज़ डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर फेल्योर टू पे एम्प्लॉयज़ डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ईयर अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट
एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट लगेगा एंड फाइन जो है 10,000 रुपीज़। अदर जो फेल्योर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना ए में 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट लगेगा, 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज़। बाकी के जो B to G है ना, तो उसमें नो लिमिट इस मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड 1 ईयर तक रहेगा एंड यहाँ पे 4,000 रुपीज़ यहाँ पे फाइन लग सकता है। अब देखो सेक्शन नंबर 85A, इन्हांस पनिशमेंट ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन। इन्हांस पनिशमेंट क्या होता है, ऑलरेडी क्या हुआ है, ए ने क्या किया है, पहले ही ऑफेंस किया है। क्या किया है ऑफेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुद का जो कंट्रीब्यूशन था ना वो एम्प्लॉई के वेजेस में से डिडक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे उसके ऊपर जो था वो फाइन ऑलरेडी लगा था और वो इम्प्रिजनमेंट में जाके आया था। फिर भी अब क्या कर रहा है, वो आया है फिर से, एंड इफ द पर्सन आफ्टर बीइंग कॉन्विक्टेड वंस अंडर दिस एक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे उसने क्या किया है, कॉन्विक्शन हुआ है इस एक्ट में, फिर से वही यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो है कमिट्स द सेम ऑफेंस अगेन ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन लगेगा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ तक का फाइन लगेगा। उसके बाद जो है एक्सेप्शन टू फेल्यूर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अगर एक्सेप्शन है यहाँ पे फेल्यूर टू पे द कॉन्ट्रीब्यूशन, if the subsequent offense is failure to pay the contribution by employer liable under the act, the punishment is more severe रहेगा। फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली बार में उसने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया था, फिर से वही सेकेंड बार कर रहा है, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स बट नॉट लेस दैन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स टू 5 ईयर के बीच में कब कितना भी दे सकते हैं, मिनिमम मैंडेटरी है एंड फाइन अप टू 25,000 रुपीज़ तक दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो है 85B क्या बात कर रहा है, पावर टू रिकवर डैमेजेस। पावर टू रिकवर डैमेजेस व्हेन द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन और अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट, द कॉर्पोरेशन में रिकवर डैमेजेस एज अ पेनल्टी। कॉर्पोरेशन यहाँ पे डैमेजेस जो है यहाँ पे रिकवर कर लेगी एज अ पेनल्टी। द डैमेजेस कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ अरियर, जो है यहाँ पे द अमाउंट एंड कंडीशन फॉर द डैमेजेस आर स्पेसिफाइड रेगुलेशन। तो उसमें एग्जांपल देखो, एग्जांपल एम्प्लॉयर ओज 1 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेशन कैन रिकवर द डैमेजेस रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। रीजनेबल हियरिंग मीन्स एम्प्लॉयर गेट्स द चांस टू हियरिंग, उसको मिलेगा यहाँ पे उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए चांस मिलेगा। एंड द एम्प्लॉयर मस्ट गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल जो है ना, ऑडियल टर्म पार्टम, उसका जो है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कारपोरेशन में रिड्यूस और वेव द डैमेजेस, यहाँ पे कारपोरेशन रिड्यूस कर सकती है और डैमेजेस वेव ऑफ कर सकती है। एंड सीक इंडस्ट्री जो है कंपनीज विद द अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम्स अंडर द सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड रेगुलेशन। मोड ऑफ रिकवरी जो है ना, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कलेक्टर को भेज के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप रिकवर कर सकते हैं। एंड सेक्शन 45C टू 45I तक जो रिकवरी दी है ना, वैसे भी आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 85C, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक दी ऑर्डर्स। पावर ऑफ कोर्ट का ऑर्डर मेक करना जो रूल है यहाँ पे, कोर्ट्स पावर टू ऑर्डर पेमेंट when the employer is convicted for the failure to pay the contribution, the court may, in addition to punishment, issue the written order requiring the employer to pay the amount contribution related the offences. Employer convicted for the non-payment is ordered pay rupees 50,000 rupees contribution and file the returns within the 30 days. If needed, extension is granted. उसके बाद जो है, to furnish the returns relating to such contribution, order specifies the time period within which the employer must comply. The court may extend the time period on application by the employer. जो इफेक्ट ऑफ द कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंस जो है ना, कंप्लायंस एंड नॉन वो देखेंगे। इफ़ द एम्प्लॉयर कंप्लाइज विद इन दी अलाउड पीरियड, कोर्ट ने जो अलाउड पीरियड दिया है ना उसमें उसने कंप्लाइड किया, ही इज़ नॉट लायबल फॉर द ऑफेंसेस, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इफ़ ही इज़ फेल्स टू कंप्लाई द फुल्ली और बाय द एक्सपायर पीरियड, ही इज़ डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड फर्दर ऑफेंसेस, यहाँ पे उसने कमिट किया है ऐसे देखेंगे। पनिशमेंट फॉर द फर्दर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 में लगेगा, जो हमने ऑफेंसेस देखा था ना उसमें। तो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एडिशनली लायबल टू फाइन अप टू 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे, 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे, ऑर्डर रिमेन्स अनफुलफिल्ड आफ्टर एक्सपायरी।
ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन है प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है? नो प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द इंश्योरेंस कमिश्नर। तो आपको प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा इंश्योरेंस कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल और ईएसआई ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन से। मतलब सबसे पहले आपको प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसकी अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ पे? इंश्योरेंस कमिश्नर और अनदर अथोराइज्ड डायरेक्टर जनरल का यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइल दी डायरेक्टली अंडर द केस, यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद है ओनली मेट्रोपॉलिटन, अभी वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जेएमएफसी, यहाँ पे जो दो है इनको जुरिस्डिक्शन रहेगा, पावर है टू टेक दीज केसेस। ओके, तो लास्ट सेक्शन हमारे इस सेशन का 86A क्या है? ऑफेंसेस बाय दी कंपनीज। तो यहाँ पे कंपनीज के ऑफेंसेस हैं। अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, तो कंपनी यहाँ पे कमिट कर रही है ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। द कंपनी इटसेल्फ एंड एवरी पर्सन चार्जेस और एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट एनी बिजनेसेस एंड एट द टाइम शैल बी डीम्ड गिल्टी एंड पनिश्ड। अगर यहाँ पे कंपनी इटसेल्फ यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है एंड एवरी पर्सन जो यहाँ पे चार्जेस है ना वो सब यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे डीम टू बी लायबल रहेंगे। एंड एक्सेप्शन जो है, पर्सन वोंट बी पनिश्ड दे प्रूव, जो भी हो रहा है ना उनके नॉलेज में नहीं है इसे वो प्रूव करेंगे तो यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। दे यूज ड्यू डिलीजेंस, जो है यहाँ पे गुड फेथ में जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं चार्जेस लगेंगे। इफ़ द ऑफेंस इज ऑकर्ड ड्यू टू दी consent, convenience, neglect, and director, manager, secretary, or the other officer will be guilty even if warrant directly in the charge पे नहीं है, फिर भी वहाँ पे ऑफेंस में रहेंगे, उनको चार्जेस लगेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है, कंपनी जो है ना, कंपनी एनी बॉडी रहती है प्लस कारपोरेट फर्म एसोसिएशन। मतलब डायरेक्टर मतलब क्या होगा? डायरेक्टर मीन्स कंपनी मैनेजिंग होल ई टाइम, जो होल टाइम है डायरेक्टर इन दी फर्म्स और पार्टनर, उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे। ओके, पार्टनर्स बोलेंगे। ओके, ये हुआ हमारा सेक्शन 86 तक। आगे के सेक्शन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।